ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये फिटिग रिएक्शन तक का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमें ये इंटेक्स क्वेश्चन देखना है और पॉलीहेलोजन कंपाउंड में थोड़ा थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट दिखेगा उसको मार्क कर करके और हम लोग ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि भाई कुछ एक एल्काइल हैलाइड्स दे रखे हैं और पेयर में दिए हुए हैं और हमें बताना है कि विच वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली विद SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं करूँगा ही, ठीक है ना। तो SN2 मैकेनिज्म देख लेंगे कि हम लोग SN2 किस में होती है। तो देखो SN2 पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई तुम ये चेक करो कि जिस सेंटर पे तुम अटैक करने वाले हो, जिस कार्बन सेंटर पे तुम अटैक करने वाले हो उस पर कितनी भीड़ भाड़ है ना। तुम बताओ इसमें अगर मैं इस वाले इस वाले पेयर को देखूँ तो बताओ कौन सा कार्बन सेंटर ज़्यादा हिंडर्ड है। भाई तुम एक अगर नोटिस करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि भाई जो फर्स्ट वाला कार्बन एटम है ये वाला, ये तो 1 डिग्री है और ये वाला कैसा है 2 डिग्री है। तो ज़्यादा हिंडर्ड कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया। ठीक है, तो SN2 फास्टर किसके अंदर होगी, इस वाले में होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड वाले के अंदर। तो फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड वाला देखो इसमें हमें क्या देखना है कि फास्टर बताना ना। तो ये तो 3 डिग्री हो गया और ये वाला हो गया मेरा 2 डिग्री। तो फास्टर किस में होगी, इस वाले में होगी, SN2 रिएक्शन। भाई हमें चेक क्या करना है कि ये बातें मैं तब भी बता चुका हूँ जब हम SN2 के बारे में बातें कर रहे थे कि भाई SN2 में हमें क्या करना होता है, सिंगल स्टेप बैक साइड अटैक करना होता है। तो जिस कार्बन सेंटर पे तुम अटैक करोगे वो जितना लेस हिंडर्ड रहेगा उतना मज़ा आ जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई इसके अंदर हिंडरेंस कम है क्योंकि 2 डिग्री है, तो इसके अंदर SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या है, ये भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है कि नहीं, दोनों 1 डिग्री हैं। पर इसमें क्या हो रहा है, ये जो बल्कि ये जो ब्रांचिंग आ रही है ना, ये थोड़ी इस कार्बन सेंटर से दूर की तरफ है, जिस कार्बन सेंटर पे तुम अटैक करने वाले हो उससे दूर की तरफ है। जबकि सेकंड केस में क्या आ रहा है, ये जो ब्रांचिंग है वो इस कार्बन सेंटर के जस्ट पड़ोस में आ चुकी है। तो बताओ अटैक करना कहाँ मुश्किल होगा, अटैक करना मुश्किल इस वाले केस के अंदर होगा। तो इसका मतलब SN2 जो है वो फास्टर किस में होगी, इस वाले में होगी। क्यों, क्योंकि जो ब्रांचिंग है, जो ये जो ब्रांचिंग की वजह से बल्कीनेस आ रहा है, ये इस सेंटर से, इस कार्बन सेंटर से थोड़ा सा दूर की तरफ है वो। ठीक है, तो ये हो गया अपना 10.7। आ जाओ 10.8 पे। बोलता है कि भैया SN1 किस में फास्ट होगी, SN1 उसमें फास्ट होगी जिसमें ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटन बनेगा। भाई सीधी सी बात है, इसमें 3 डिग्री CC बनेगा, इसमें मेरे पास में 2 डिग्री CC बनेगा। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री या 2 डिग्री। देखो अगर तुम वीडियो को फॉलो कर रहे हो तब तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर तुम नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से शायद देखते रहना चाहिए कंटिन्यूस, तो हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला कौन सा है, ये वाला, तो SN1 ये फास्ट देगा। अब देखो इसमें तुम्हारे पास दो हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। अब इसमें क्या है, तुम्हें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, इसमें तुम्हें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना, इसीलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में हमारे पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन ही होंगे। अब यहाँ पे ना कई लोग थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा है, इसमें तो कार्बोकेटाइन बना देंगे हम और कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट करा देंगे। तो देखो अब बिल्कुल सही बात है, रीअरेंजमेंट तुम कराओगे, बट ये बात ध्यान रखना, जब तुम इनिशियली ही एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दो तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि बिना रीअरेंजमेंट करे अगर तुम्हें 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर चॉइस है एज़ कम्पेयर टू रीअरेंजमेंट करा करके 5 अल्फा हाइड्रोजन लेना। ऑल्दो रीअरेंजमेंट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तुम अगर ऐसा SN1 टाइप का रिएक्शन कराना चाहोगे तो तुम्हें वहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट ही मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 10.9 देखते हैं। 10.9 में क्या करना है, इसने बोला है आइडेंटिफाई ABCDER एंड R1। ओ भाई ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं पहला वाला रिएक्शन क्या है। सिंपल है, तुम्हें क्या नाम से ये एल्काइल हैलाइड दे रखा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराइए मैग्नीशियम के साथ में। तुम्हें पता है कि भाई क्या करना है, ड्राई ईथर भी लिख दिया उसने, तो एकदम साफ साफ अक्षरों में उसने बता दिया कि भाई तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, तो बना दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आ गया अपने पास में MgBr। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर तुम क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करा रहे हो। अब तुम जानते हो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वो क्या होता है एक्चुअली, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अपना बेसिक होता है नेचर के अंदर। कैसा होता है, बेसिक होता है, MgBr। ठीक है, ये कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। तो ये क्या करता है, इससे एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है।
अगर ये इससे एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा बताओ, हाइड्रोकार्बन बना लेगा, तो ये बन जाएगा प्लस MgOH बनेगा, OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना पहला वाला स्कीम सॉल्व हो गई, जिसमें हमें ए का पता चल गया कि भाई ए क्या है, ए तो मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और बी जो मेरे पास में है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। फिर आते हैं अपन लोग सेकंड वाले में, तो ये वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाला देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, इसको रहने देते हैं। अब देखो ये वाला, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें RBr दे रखा है, हैं? अच्छा ठीक है, इसमें हमें बताना है कि C क्या है। अच्छा ठीक है, तो ये पीछे की तरफ आया है। ठीक है, देखो RBr दे रखा है ना, तो RBr दे रखा है और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा रखी है, तो ये RMgBr बनेगा, है कि नहीं। अब इसने बोला कि मैंने जब इसकी D2O के साथ में रिएक्शन कराई ना, तो D कहीं पे इंस्टॉल हो गया। वो D कहाँ इंस्टॉल हुआ, यहाँ पे। अब तुम एक बात बताओ, वो D कहाँ इंस्टॉल होगा, जिस जगह से तुम अटैक करा रहे होगे। इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा MgBr, और तुम्हारा नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा, इस कार्बन एटम पे रहेगा। तो बताओ तुम्हारा जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये MgBr, और ये हमने गलत बना दिया यहाँ पे, यहाँ आएगा H। ठीक है, ये H नहीं, D, सॉरी, D आ जाएगा। ये अपना हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो बताओ ये तुम्हारे पास में जो एल्काइल हैलाइड होगी ये क्या होगा, ये एल्काइल हैलाइड होगा मेरे पास में ये। ठीक है, बड़ा ही आसान है। तो ये अपने पास जो C आ रहा है, जो C प्रोडक्ट है वो क्या है, C प्रोडक्ट है ये। ठीक है, जो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो ये वाला होगा, तो ये C है। फिर आते हैं हम लोग आगे, R1 बताना है मेरे को। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो ये वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन होता है और 2 यूनिट जुड़ती हैं। ठीक है ना, तो बताओ अगर 2 यूनिट जुड़ती हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो R1X होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, R1X होना चाहिए मेरे पास में ये। ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे ही मान लो मैंने इसमें सोडियम ईथर डाला और वुड्स रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, इसकी जो एल्काइल यूनिट है वो 2 मॉलिक्यूल की एल्काइल यूनिट्स क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो ये बना लेगा, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि मैं इसी में से मैग्नीशियम डालना चाहता हूँ। मान लो मैंने मैग्नीशियम डालना है इसके अंदर, तो मैग्नीशियम डालने पर क्या होगा, ये ऐसा बनेगा MgX। और अब मैं इसके अंदर अगर वाटर डाल दूंगा तो ये क्या बना लेगा मेरे पास में, ये मेरे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देगा, कुछ ऐसा बनेगा ये, बस ख़त्म काम। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E प्रोडक्ट, ये E हो जाएगा। ठीक है, और जो D होगा वो क्या होगा, D आ जाएगा मेरे पास में। और जो R1 है, जो R1 हमें आइडेंटिफाई करना था वो क्या था, R1 है ये वाला ग्रुप, ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे R1। तो ये अपना काम कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान काम है, कुछ ज़्यादा मतलब टफ़ चीज़ें नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, हमें पता है कि भाई वुड्स करानी है तो वुड्स करा देंगे, हमें बोल देगा तो हम क्या कहते हैं, मतलब मैग्नीशियम दे देगा तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे। अब देखो यहाँ का जो पोर्शन है ना यार, ये थोड़ा सा मतलब जीके टाइप का क्वेश्चन है, जीके टाइप का पोर्शन है। ये तुम्हें थोड़ा सा अपने आप भी पढ़ना चाहिए। बाकी ठीक है, मैं इसमें से जो मेरे को दिखता जाएगा वो मैं मार्क करता जाऊँगा। ठीक है, तो हमें पता ही है कि भाई जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें मोर देन 1 हेलोजन एटम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, अब कई सारे इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर वगैरह में ना इनका काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है ना, तो हम कुछ एक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DCM के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, ये वाइडली यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, है ना, पेंट रिमूवर की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना ये प्रोपेलेंट की तरह भी यूज़ करता है। भाई तुम यूज़ करते हो ना, क्या चल रहा है, फॉग, तो उसके अंदर वो फुसफुस करता है, तो वो क्या होता है, वो जो प्रोपेलेंट होता है उसके अंदर, वो क्या है, DCM को हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उस परफ्यूम को अंदर से बाहर लाने के लिए तुम जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लेके आता हो ना उसको, तो वो क्या होता है, अंदर प्रोपेलेंट भरा होता है कोई। ठीक है, तो DCM का यूज़ होता है एज अ प्रोपेलेंट। ठीक है ना, अब सॉल्वेंट है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब देखो अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी लैब में कभी काम करोगे, मान लो सपोज तुमने कभी भी काम किया, तो वहाँ पर ना तुम्हें DCM का बहुत यूज़ करना पड़ेगा, डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, और DCM कैसा होता है कि ये हाथ पे गिरता है ना तो जलता है, ये ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे ना मिर्ची सी लग गई।
है ना। और मतलब कभी करना नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल होते हैं ना जितने भी वो सब कॉन्सेंट्रेटेड ही हैं यार आखिर में, ठीक है। तुम इनफैक्ट तुम जानते हो कि एसीटोन जो होता है वो भी क्या नाम से जो लैब में अवेलेबल है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कई लोग उसको ऐसे ही मौज मस्ती में हाथ पे गिरा लेते हैं, बोलते ठंडा लग रहा है। मैंने देखा है बच्चों को करते हुए ये चीज़ें लैब में, या क्या कहते हैं जब हम लोग थे कभी तो हम भी करते थे ये चीज़ें, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए ऑल दो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको मेटल क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो हाथों की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल न लें, ठीक है। और फिनिशिंग सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म कर देता है, ठीक है ना। और इसमें इसमें ना तुम्हारी सुनने और समझने की क्षमता नहीं, समझने की नहीं, सुनने और देखने की क्षमता जो है वो थोड़ी सी इम्पेयर हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें तो नीट का या जेई का एग्ज़ाम भी देना है, तो वो इम्पेयर ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है ना। तो डीसीएम से दूर रहना हमेशा। और जो इसके हाई लेवल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीनेस, नोजिया और टिंगलिंग और नमनेस आती है तुम्हारे क्या कहते हैं पैरों में और टोज़ के अंदर, ठीक है ना। और डायरेक्ट अगर तुम कहीं पे तुम्हारी स्किन पे कहीं कांटेक्ट हो जाए तो बर्निंग और रेडनेस हो जाती है स्किन के अंदर, ठीक है ना, माइल्ड बर्निंग हो जाती है। मैंने कहा ना कि वो ऐसा लगता है जैसे जलन सी हो रही है, ठीक है ना, मिर्ची सी लगती है वो, ऐसे इस तरीके से आता है वो। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट है अगर आइज़ में तो भैया सीधा कॉर्निया बर्न हो जाता है, काम ख़त्म, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों से जैसे लैब वैब में ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आराम से जाओ काम करो और मस्त घर जाओ, ठीक है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म तो तुम जानते ही हो, वो बचपन से हम देखते हैं पिक्चरों के अंदर, वो गुंडा आता है वो उसको डालता है रुमाल में, हीरोइन को सुंघाता है और हीरोइन गायब, है ना, वो बेहोश हो जाती है वो। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो वैसे तो वो क्या नाम से सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स एंड आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। पर मेजर यूज़ जो है ना क्लोरोफॉर्म का वो आजकल है पिक्चरों के अंदर नहीं, वो आजकल इस्तेमाल लिया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22, ठीक है ना। फ्रीजर ये काम की चीज़ है कि क्लोरोफॉर्म का आज की डेट में जो जो यूज़ है वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22, ठीक है ना। अब ये जनरल एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ किया जाता था सर्जरी के अंदर, ठीक है ना, पर अब ये रिप्लेस कर लिया गया है, ठीक है ना। तो इसको पहले क्या कहते हैं ना, जैसे एनेस्थीसिया तुम जानते ही हो, जैसे जेई वाले लोग अगर नहीं जानते हैं तो जानते ही होंगे वैसे ऑल्दो। एनेस्थीसिया क्या होता है कि भाई जैसे मान लो तुम कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं तो बंदे को दर्द ना हो तो उसके लिए उसको कुछ सुंघाते हैं, दर्द उसको वो देते हैं कि हाँ भाई अभी तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, है ना। तो अब ये लेस टॉक्सिक और सेफर एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं जैसे कि ईथर, ठीक है ना। अब देखो अगर तुम इनहेल कर दो ना क्लोरोफॉर्म को तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, ठीक है ना। और अगर तुम इसके 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन ppm, अगर तुम इसको 900 पार्ट्स पर मिलियन ppm अगर तुम इसको कर लो तो इससे क्या कहते हैं डिजीनेस आ जाती है, फटीग आ जाता है, हेडेक आ जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या नाम से लिवर भी क्या नाम से ख़राब हो सकता है ना। और किडनीज़ भी ख़राब हो सकती हैं। और स्किन अगर तुम इमर्स कर दो इसके अंदर तो तुम सोर्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खैर ठीक है यार, जीके वाली चीज़ें तुम पढ़ लो, इनको पढ़ के खुश हो जाओ एक बार। और अगर ये क्या नाम से क्लोरोफॉर्म जो होता है वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के प्रेजेंस में टू अ एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये जो है ना फॉस्जीन, वो तुम्हें ऐसा कर सकता है, CH Cl3 की रिएक्शन O2 के साथ में कराई, फॉस्जीन बनवाई और इसका फर्दर यूज़ कर लिया फ्रीडल क्राफ्ट में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा सकता हूँ मैं इससे, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ सकता हूँ, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ लूँ या एक में ही करा लूँ वो मेरी मर्जी है, पर मैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा सकता हूँ, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना कि इसको क्या करते हैं हम लोग स्टोर करते हैं डार्क क्लोज्ड बॉटल के अंदर, क्योंकि देखो डार्क क्यों, क्योंकि तुम्हें लाइट क्या नहीं चाहिए अंदर, ठीक है ना। और कंप्लीटली फिल क्यों करते हैं, ताकि ऑक्सीजन ना बचे। भाई तुम उसको पूरे ऊपर तक भर दोगे ना तो जो रिएक्शन करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगी। डार्क ले लोगे तो लाइट नहीं है और ऊपर तक भर दोगे तो भैया ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है भैया कौन, ट्राईआयोडोमीथेन, जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म भी कहते हैं। आयोडोफॉर्म का तो ध्यान रखना ये एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता था, पर इसकी क्या नाम से है ना जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती थी लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन की वजह से एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। तो इसमें क्या है एक ऑब्जेक्शनेबल स्मेल थी, तो इसलिए अब हमने इसको क्या नाम से कई अलग फॉर्मुलेशंस के साथ में रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में आता है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम लोग CCl4 भी कहते हैं,
ठीक है। CCl4 भी अगर तुम कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करोगे अगर कभी, या तुमने कभी देखा हो, तो वो भी सॉल्वेंट की तरह ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स एंड फॉर एरोसॉल कैंस। और इसमें क्या नाम से हम लोग ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सिंथेसिस के लिए इसको फीड स्टॉक की तरह भी इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसका फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़। और स्पॉट रिमूवर में काम करते हैं, लिया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं इसको। और अगर तुम एक्सपोजर कर दो इसका ह्यूमन को, तो ये क्या हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है सीधा ही, ठीक है। और उसके बाद में भैया डिजीनेस होती है, लाइट हेडेक होता है, और नौजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी जीके टाइप की चीज़ें हैं, इसको पढ़ लो तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और एक्सपोजर टू CCl4 जो है वो हार्ट बीट को इरेगुलर कर देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो CCl4 है, जब उसको तुम एयर में देते हो, तो एयर में छोड़ते हो, तो वो राइज़ करती है एटमॉस्फेयर में, और ओजोन लेयर को क्या कर देती है, डिप्लीट कर देती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सपोजर है टुवर्ड्स अल्ट्रावायलेट रेज, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, आई डिजीज़ और भी अलग तरीके के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपने पास में फ्रीऑन्स। ये थोड़ा काम का है, फ्रीऑन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं मीथेन के, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो मीथेन के और ईथेन के, उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीऑन्स बोलते हैं। वो तुमसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि फ्रीऑन्स कौन होते हैं, ठीक है ना। 4 स्टेटमेंट दे दिए, तुम्हें उसमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड मीथेन और ईथेन के जो होते हैं वो फ्रीऑन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, ईजिली लिक्विफेबल होती हैं गैसेस, मतलब लिक्विफाई हो सकती हैं। फ्रीऑन 12, ध्यान रखना, फ्रीऑन 12 कौन होता है, CCl2F2, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन फ्रीऑन है यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ में। और कैसे ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने 2 रिएक्शन पढ़ी थी, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन। तो उससे ही स्वार्ट्स रिएक्शन से ये क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के, ठीक है ना। ये रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इवेंचुअली अगर तुम देखो तो वो कहाँ पे चल जाता है, एटमॉस्फेयर में चल जाता है, अनचेंज्ड, वो भी बिना चेंज हुए क्या नाम से एटमॉस्फेयर में चल जाएगा, है ना। और अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के जो फ्रीऑन है वो इनिशिएट कर सकता है रेडिकल चेन रिएक्शंस को, जो कि अपसेट कर सकती है नेचुरल ओजोन बैलेंस को। तो अगर नेचुरल ओजोन बैलेंस अगर डिप्लीट हो गई, या नेचुरल ओजोन बैलेंस जो है वो हमारी थोड़ी सी क्या कहते हैं, डेविएट हो जाए नॉर्मल सी से, तो उससे क्या होता है, जो यूवी रेज होती हैं वो अंदर आने लग जाती हैं। और अगर यूवी रेज का हमारा इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है ना, आई डिजीज़ हो सकती हैं, और भी तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो लास्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, DDT, ठीक है ना। देखो DDT जो है वो एक क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, पॉल मुलर के द्वारा बनाया गया था, ऑफ गीजी फार्मास्यूटिकल्स इन स्विट्ज़रलैंड। तो उन्होंने क्या देखा था कि इस DDT का ना यूज़ कर सकते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह, और इसके लिए उनको क्या मिला था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के अंदर, फॉर देयर डिस्कवरी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई किसने, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो वो पूछ सकता है कि किसने DDT जो है वो बनाया था, मतलब DDT किसने बनाया था, हाँ ऑफ कोर्स, और किसको उसके लिए वो मिला था नोबेल प्राइज़, तो वो थे पॉल मुलर, ठीक है ना। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में उनको मिला था अपना नोबेल प्राइज़। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था टुवर्ड्स मॉस्कीटोज़, ठीक है ना, मच्छरों को मार देता था, ठीक है ना, जो मलेरिया स्प्रेड करते हैं, एंड ऑल्सो कैरी टाइफस, ठीक है ना, एंड लाइस दैट कैरी टाइफस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये मच्छरों को भी मारता है, और ये जो लाइस होती है, जो लीच होती है, जो कि क्या नाम है टाइफस कैरी करती है, उसको भी मार देता था। उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। आजकल के मच्छरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो तुम DDT दे दोगे तो वो नाश्ते में खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, पर पहले के मच्छरों को थोड़ा दिक्कत होती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो एक्सटेंसिव यूज़ था DDT का, वो यूज़ होने लग गया 1940s के अंदर। तो कई सारे जो मच्छर थे या कई सारे जो इंसेक्ट्स थे, उन्होंने क्या डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, धीरे धीरे वो रजिस्ट हो गए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। उनके अंदर क्या हो गया, एक नेचुरल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो गया विद टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हुआ, वो इवॉल्व हो गया, मतलब एक तरीके से तुम समझ लो कि उनके अंदर कुछ चेंजेस हुए और DDT का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब तो ये नाश्ते में खा लेते हैं इसको, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इट वॉज डिस्कवर्ड टू हैव हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स फिश। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी कि भाई मतलब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तुम उसको डीडीटी डाल दोगे तो परेशान हो जाएगी, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग इसका जो यूज़ है अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। डीडीटी जो है वो मेटाबोलाइज भी नहीं होता जल्दी, ठीक है ना, बाय एनिमल्स। तो अब ये डिपॉजिट हो जाता है और स्टोर भी हो जाता है फैटी टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है ना। तो डीडीटी जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है एनिमल्स के अंदर, और इसीलिए क्या नाम से इसको 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स में बैन कर दिया गया है। एंड कई अदर पार्ट्स में जो है अभी भी यूज़ होता है, मतलब वर्ल्ड में कुछ अलग पार्ट्स में अभी भी ये यूज़ होता है, पर यूएस में बैन है, ठीक है। और डीडीटी का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, ठीक है ना, इतना हमें ध्यान रखना है। और हमारा जो ये चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन वो हो गया है कंप्लीट। देखो ये तुम्हारा मेरे से पढ़ा हुआ पहला चैप्टर था, है ना। अगर तुमने फॉलो किया है पूरे चैप्टर को तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि अब ना तुम्हें एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें कवर करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ऑल दो तुम भी ये बात जानते हो कि एल्काइल हैलाइड में पढ़ने लायक और भी बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है गिवन, बट वक्त का तकाजा ऐसा है कि हम पूरा उसके अंदर डीप में नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये तुम भी जानते हो, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बस ऑर्गेनिक हैलाइड इतना ही है, नहीं, इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं ये बात। पर मैं तुम्हें किसी तरीके के भ्रम में नहीं रख रहा, किसी तरीके के धोखे में नहीं रख रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ सामने से कि यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा ना वो एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ा, बट उसमें चेंज क्या है, उसमें चेंज ये है कि जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना तो कई बार तुम्हें ना कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कनेक्टेड होनी चाहिए। एक चैप्टर में है, आगे के चैप्टर नहीं पढ़े, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसको तुम उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर तुमने ये चैप्टर मेरे से देखा तो तुमने इसमें देखा होगा कि जब मैंने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ाई तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई जब सैंडमेयर पढ़ो तो गेटरमैन जरूर पढ़ो, और जब गेटरमैन पढ़ो तो गेटरमैन कॉज जरूर पढ़ो, क्योंकि इनमें लोग क्या होता है कन्फ्यूज़ होते हैं। सैंडमेयर में तुम क्या करते हो, क्यूप्रस सॉल्ट यूज़ करते हो, है ना, और तुम क्या कहते हैं जो गेटरमैन होता है उसके अंदर तुम कॉपर पाउडर यूज़ करते हो। गेटरमैन कॉज क्या होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन, वहाँ पे तुम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर तुम यहाँ से देख के करोगे तो तुम्हें मतलब थोड़ा रिलेटिवली हो सकता है, मैं मानता हूँ यार टाइम लग जाए, बट जो लगेगा ना जो तुम करोगे, अब तुम्हारे ये शायद 12 या 13 लेक्चर्स के अंदर अंदर तुम्हारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं मानता हूँ कई लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से टाइम में खिंच जाते हैं, बट ट्रस्ट मी अगर आपने एक बार इसको देख लिया ना तो मैं इतना जानता हूँ कि यार आपको ना अब इसके अंदर से वापस से एनसीईआरटी में जितना मसाला दिया हुआ है ना उसके अलावा बाहर से पढ़ो तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको वैसे तो, बट एनसीईआरटी में जितना मसाला दिया हुआ है वो पूरा कवर्ड है यहाँ पे इनटेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो अब मैं जो अगला यूज़ करूँगा तुरंत मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा अब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अगर आपने पूरा देखा है और आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आई होप कि आप इस चीज़ को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाओगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हम इस काम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा खुद का यार अब मन ये है कि ये चीज़ ना थोड़ी आगे जाए, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, काम आ सकती है और भी लोगों के, तो आप इसको थोड़ा सा फैलाओ, ठीक है ना। आप इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, आप इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ में शेयर कर सकते हो जो अभी हो सकता है 10th में हो, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक तो यहाँ पे काफ़ी कंटेंट हो चुका होगा। तो धीरे धीरे काम होता रहेगा, बढ़ती जाएंगी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो बस जुड़े रहो और देखते चलो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।